नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं सांवरी, एक सांवली लड़की की दर्द भरी कहानी का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तिवारी जी के जोर जबरदस्ती से शादी बहुत ही जल्दबाजी में तय कर दिया गया था। एक हफ्ते के अंदर शादी भी हो जाती है और विदाई भी। सांवरी कुछ सोचती समझती या कहते, इन सब का उसे मौका ही नहीं दिया गया था। राजेश जी और रुचिका जी को समय ही नहीं मिला कि वे अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिता सकें। उसके जाने के बाद अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ आंसू थे और कुछ नहीं। सांवरी का स्वागत पूरे धूमधाम से उसके ससुराल वाले करते हैं ताकि लोगों के सामने दिखावा कर सकें, उनसे कोई सवाल ना पूछें। इसलिए सारी साज सज्जा के साथ नई दुल्हन का स्वागत करते हैं। इन सब से अनजान सांवरी यह सब देख करके तो अंदर से काफी अच्छा महसूस करती है। सारे रस्मों को पूरे जोश से सबने मनाया था। सांवरी को भी आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया गया था। सांवरी बहुत देर तक आनंद का इंतजार करती रही। इंतजार करते करते ही उसकी आंख लग जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो फटाफट वॉशरूम में जा करके तैयार हो करके आ जाती है। उसके दिमाग में एक ही बात चलती है, आनंद जी कमरे में क्यों नहीं आए? चल करके बाहर देखती हूँ, क्या पता देर से आने की वजह से किसी और कमरे में सो गए हो। सांवरी नीचे उतर करके जाती है तो सभी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तभी उसे दरवाजे से आनंद आता दिखता है तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये पूरी रात थे कहाँ। वो अंदर आता है और दूसरे कमरे में जा करके कपड़े चेंज करने लगता है। यह सब कुछ उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो अपनी परेशानी किसे बताए। उसे वहाँ अपनापन तो महसूस ही नहीं हो रहा था। कविता जी उसके पास आ करके कहती हैं, आज तुम्हें ही खाना बनाना है तो जाओ खाना बनाना शुरू करो। आनंद और उसके पापा को वापस जाना है। कविता जी की कड़क आवाज सुन करके सांवरी की हिम्मत नहीं हुई उनसे कुछ पूछने की। इसलिए वो चुपचाप जा करके रसोई घर में खाना बनाने लगती है। सांवरी के रसोई में जाने के बाद आनंद कविता जी के पास आ करके भड़कते हुए कहता है, माँ मैं उसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगा। कुछ दिन की बात है बेटा, थोड़ा एडजस्ट कर लो। और वैसे भी खाना बनाएगी, सारा काम करेगी, यही तो उसका काम है यहाँ, और क्या करेगी। ठीक है, तुम खाना खाओ और जाओ अपनी जिंदगी जियो। फालतू लोगों के लिए क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? वैसे भी वो हमारे लिए सिर्फ पैसे वाली मशीन है और कुछ नहीं। इसके बाप के पास बहुत पैसा है, बस उसके पैसे ऐंठने हैं। तब तक इसे झेलते रहो। पैसे मिलने के बाद चाय में पड़ी मक्खी की भांत उसे निकाल करके फेंक देंगे। हाँ, आप कह रही हैं तो सही कह रही हैं, हम वही करेंगे। आपकी वजह से सिर्फ उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। आनंद इतना ही बोल करके चला जाता है। आनंद के जाने के बाद कविता जी भी अपने काम में लग जाती हैं और वहीं दूर खड़ी सांवरी उनकी बातें सुनती रहती है और ना चाहते हुए भी उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वो समझ गई थी कि शादी के बाद भी उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वो अपने काम को पूरे ईमानदारी से करके आराम करने चाहने लगती है। तभी कविता जी उसके पास आ करके कपड़े का ढेर रख देती हैं और कहती हैं, ये सारे कपड़े धो करके सूखने को डाल दो, फिर सूखने के बाद इस्त्री कर देना। सांवरी के पास अब काम करने की हिम्मत नहीं बची थी, फिर भी ना कहने की भी हिम्मत नहीं थी। इसलिए हाँ बोल करके वो काम में लग जाती है। 2 दिन तक तो आनंद ने सांवरी को अपने कमरे में बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन उसके बाद वो अपने असली रंग में आ जाता है। कमरे में घुसते ही तेज आवाज में बोलता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? ओ माँ जी ने बोला था कि इसी कमरे में चली जाओ, लड़खड़ाती जुबान से सांवरी ने कहा। सांवरी की बात सुन करके आनंद ने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ यहाँ आइए। कविता जी उसकी इतनी तेज आवाज सुन करके हड़बड़ी में आकर के पूछने लगती हैं, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो?
आपने इसे मेरे कमरे में रहने के लिए कहा है? गुस्से में आनंद ने पूछा। हाँ बेटा, हमने सोचा कि इसी कमरे में रहेगी ना। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इसे अपने कमरे में रहने दूंगा? आनंद के आवाज में गुस्सा भरा हुआ था। सॉरी बेटा, कोई बात नहीं, तुम गुस्सा मत हो, मैं इसे गेस्ट रूम में भेज देती हूँ। चलो सांवरी, अपना बैग लेकर के गेस्ट रूम में, आज से तुम वहीं रहोगी। कविता जी की बात पर सांवरी को बहुत बुरा लगता है और इस तरह से कमरे से निकलना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो पूछ बैठती है, आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो? तेरी इतनी मजाल कि तुमने हमारे सामने जुबान लड़ाने की हिम्मत की? सांवरी के बालों को कस करके पकड़ करके गुस्से में आनंद ने कहा। प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? रोते हुए सांवरी ने कहा। मैं तुमसे तो शादी ही नहीं करना चाहता था, मैंने तो ये शादी सिर्फ मजबूरी में किया है, वो भी सिर्फ दहेज के लिए। सांवरी को कमरे के बाहर धक्का देते हुए आनंद ने कहा। सांवरी दरवाजे के बाहर जा करके गिर जाती है और दर्द की वजह से रोने लगती है। उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कविता जी ने कहा, तेरा बाप इतना पैसा देने को तैयार ना होता तो मैं तुझ जैसी लड़की से अपने बेटे की शादी कभी नहीं करती। तेरे ऐसे रूप रंग पर कौन तुझसे शादी करेगा? हमने शादी करके तेरे और तेरे परिवार वालों पर एहसान किया है, तो हमारी सेवा करके इस एहसान को तुझे ही चुकाना पड़ेगा। जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो, वरना इस घर में रहने नहीं दूंगी। शादी के बाद लड़की अपने मायके में अच्छी नहीं लगती है, यह बात तो तुझे भी पता ही होगा, और तेरी वजह से तेरे बाप की भी जो बदनामी होगी वो अलग। कविता जी इतना बोल करके वहां से चली जाती हैं और आनंद अपना दरवाजा भी तेजी से बंद कर देता है। सांवरी वहीं जमीन पर बैठी रह जाती है। कविता जी के बातों का उस पर ऐसा असर होता है कि वो मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लेती है कि वो अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएगी। सुबह से ही घर में एक एक के बाद एक पकवान बनाने का आदेश सांवरी को मिलते जा रहे थे। कोई आने वाला था, पर कौन, यह सांवरी को भी नहीं पता था। पूछने का भी उसमें कोई हिम्मत नहीं था। आदेश का पालन करना तो उसका सर्वप्रथम कर्तव्य था, जिसे उसे निभाना ही था, चाहे खुशी से या गम से। रसोई घर का सारा काम करके थोड़ी देर के लिए जैसे ही वो सोफे पर बैठती है तो देखती है कि एक कार घर के सामने आकर के रुकती है। उसमें से एक लड़की उतरती है जो हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने, गहनों से पूरी लदी हुई। देख करके ऐसा लग रहा था जैसे सोने की काफी शौकीन हो। घर के अंदर प्रवेश करती है तो उसकी खूबसूरती को देख सांवरी भी बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाती है। अचानक से सांवरी के कानों में आवाज आती है, ओए लड़की, सुनाई नहीं देता क्या? कब से आवाज दिए जा रही हूँ। हाँ सॉरी, ध्यान नहीं दिया। वैसे आप कौन? तुझे देख करके तो मैं समझ गई हूँ कि तू कौन है। वैसे जा गाड़ी में मेरा सारा सामान लेकर के आ। तभी वहां कविता जी और आनंद जी आते हैं। आनंद उस लड़की के पास आकर के पूछता है, क्या हुआ संजना, कोई दिक्कत है? नहीं भाई, बस ये मैडम से काम करवाने में काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है, आप लोग कैसे इसे झेलते हैं? संजना के मुख से भाई शब्द सुन करके सांवरी समझ गई कि ये आनंद की छोटी बहन है। वो मन ही मन यह सोचने लगी थी कि बाहर से सुंदरता इतनी कि कोई देखे तो नजर ही ना हटे। आवाज और शब्द ऐसे कि सीधे दिल पर जा करके लगे। क्या सुंदर व्यक्ति सारे ऐसे ही होते हैं? सांवरी मन ही मन खुद से बातें कर रही थी कि आनंद की तेज आवाज उसके कानों में पड़ती है। तुझे अब सुनाई भी कम देता है क्या? सांवरी इतनी तेज आवाज सुन करके सकपका सी जाती है और लड़खड़ाते जुबान से कहती है, ओ सॉरी आनंद जी, मैं अभी सामान लेकर के आती हूँ। सांवरी जाने लगती है, तभी पीछे से कविता जी कहती हैं, और हाँ, जब तक मेरी बेटी यहाँ है तब तक उसकी खातिरदारी तुम्हें ही करनी है। ससुराल से आई सिर्फ और सिर्फ उसे आराम करना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए उसके आओ भगत में, वरना तो तुझे पता ही है कि मैं तेरा क्या करूंगी। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। सांवरी सिर झुकाए ही खड़ी रहती है। सांवरी गाड़ी से सामान लेकर के आती है तो देखती है कि सभी लोग संजना के साथ हंसी खुशी बातें करने में लगे थे। यह देख करके सांवरी को अपने माँ पापा की याद आ जाती है और उसके आंखों से आंसू छलक आते हैं।
खुद से ही कहती है हर कोई अपने बच्चे से कितना प्यार करता है, पर दूसरे के बच्चे से क्यों नहीं करता है। सांवरी के सवाल भी मन में रह गए और जवाब भी मन में, क्योंकि वो भी समझ गई थी कि दुनिया ऐसी ही है। सांवरी ने खाना बनाया और सबको खाने के लिए बुलाया। फिर टेबल पर प्लेट लगाने लगी। रसोई में गई पानी लाने के लिए, तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। गिरते ही वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन पानी ज्यादा गिरने की वजह से वो उठने में असमर्थ होती है। तभी उसे रसोई के दरवाजे से हंसने की आवाज आती है, तो सांवरी उस तरफ देखती है तो वहां संजना खड़ी रहती है। उसके हंसी से सांवरी समझ जाती है कि ये काम इसी का है। सांवरी बिना कुछ बोले ही खुद को खड़ी करती है और खाना परोसने चली जाती है। संजना मन में कहती है ये लड़की कुछ बोलेगी नहीं तो मैं इसे परेशान कैसे करूंगी, बिल्कुल बुत बनी खड़ी रहती है। खाने की टेबल पर सभी लोग आकर के बैठ जाते हैं। सभी आपस में हंसी मजाक करते हैं, लेकिन सांवरी की तरफ कोई देखता तक नहीं है। उसे बस एक काम करने वाली समझते हैं और कुछ नहीं। ये कैसा खाना बनाया है तुमने? कुछ सिखाया नहीं है क्या तुम्हारी माँ ने? इतना नमक है खाने में, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। खाने का निवाला प्लेट में रखते हुए गुस्से में कविता जी ने कहा। हाँ माँ, ये कोई खाना है? मुझे तो पहले ही पता था कि इससे उम्मीद करना ही गलत होगा, गुस्से में घूरते हुए आनंद ने कहा। अपने नालायक बेटी को हमारे मत्थे मढ़ करके खुद को आजाद कर लिया इसके माँ बाप ने। हम तो हैं ही इसे झेलने के लिए, संजना ने भी व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। ना जाने क्या संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने, मुंह बनाते हुए तिवारी जी ने कहा और खाना छोड़ करके वहां से जाने लगे। सॉरी माँ जी, गलती से नमक ज्यादा हो गया होगा, आप रुकिए मैं फिर से खाना बना देती हूँ। सांवरी ने हाथ जोड़ करके कहा तो कविता जी ने सबकी तरफ हल्का सा मुस्कुराते हुए देख करके कहा ठीक है, फिर से बनाओ, जब बन जाए तो फिर बुला लेना हमें। सभी उठ करके वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सांवरी सारे खाने को अंदर ले जाती है और दूसरा खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। खाना बनाने से पहले सांवरी ने सोचा कि उस खाने का टेस्ट कर लेती हूँ, ताकि पता तो चले आखिर नमक कितना ज्यादा पड़ गया है। जब सांवरी ने टेस्ट किया तो वो हैरान रह गई और अपने मन में कहा खाना तो अच्छा बना है, नमक भी सही है, फिर भी सभी लोगों ने ऐसा क्यों बोला कि खाना अच्छा नहीं है। सांवरी ने कुछ नहीं बोला और थोड़ी देर बाद सभी के लिए खाना टेबल पर लगा दिया और सभी लोगों ने खाना खाया और फिर जाने लगी तो सांवरी ने रोकते हुए कहा खाना तो पहले भी अच्छा बना था, फिर क्यों आप लोगों ने कहा था कि अच्छा नहीं है? क्यों माँ जी, इस बार का खाना अच्छा था? यह सुनते ही सबके चेहरे के होश उड़ जाते हैं। कविता जी ने बात को घुमाते हुए कहा अच्छा था तभी तो खाया था। अच्छा, फिर पहली बार खराब कैसे था? मतलब यह माँ जी कि वही खाना पहली बार खराब था और दूसरी बार अच्छा तो क्या तुम्हें लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? कविता जी ने कहा माँ जी, हमने खाने को टेस्ट किया था, खाना तो सब सही था, फिर क्यों आप लोगों ने झूठ बोला था? मैंने उसी खाने को वापस से गर्म करके फिर आप लोगों को परोस दिया। मैं समझ गई थी कि आप लोग मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए यह सब कर रहे हैं। तेरी इतनी हिम्मत जो मेरी माँ से जुबान लड़ा रही है? अचानक से सांवरी के बाल पकड़ते हुए आनंद ने कहा छोड़िए मुझे, ऐसा मैंने क्या कर दिया है? सिर्फ पूछा ही तो है, दर्द से तड़पते हुए सांवरी ने कहा तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है, इसे तो बंद करना ही पड़ेगा वरना तू हमारे सिर चढ़ करके नाचेगी, जोर से धक्का देते हुए आनंद ने कहा। सांवरी जा करके जमीन पर गिर जाती है और उसके मुख से तेज आह की आवाज आ जाती है। सांवरी के माथे पर चोट भी आ जाती है और खून भी निकलने लगता है। अब जुबान चलाने से पहले 100 बार सोचेगी तू, उंगली से इशारा करते हुए संजना ने कहा और उसके थोड़ा करीब जा करके फिर कहती है ससुराल में जुबान नहीं हाथ चलने चाहिए, तभी वहां रह सकती हो, वरना मायके का दरवाजा खुलवाना पड़ सकता है। सांवरी के आंखों से निरंतर सिर्फ आंसू बहते रहते हैं। 3 लोग एक साथ और अकेले सांवरी कुछ करना चाहती भी तो क्या करती? चल बेटा यहाँ से, खामखा पूरा मूड खराब कर दिया इसने, आनंद को ले जाते हुए तिवारी जी ने कहा।
सभी के जाने के बाद सांवरी रो रो करके कहने लगती है, क्यों आपने मेरी शादी कर दी पापा, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है, किससे अपना तकलीफ कहने जाऊं। माँ पापा से कहूंगी तो वो परेशान हो जाएंगे और इनकी ये बदसलूकी मुझसे अब सहन नहीं हो रही है। शादी को 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन एक भी दिन इस घर में मुझसे कोई प्यार से बात तक नहीं किया है। तभी रुचिका जी का फोन आ जाता है। सांवरी फोन उठाती है और अपने आवाज को सामान्य करते हुए कहती है, हेलो माँ, कैसी हो? पापा कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, और पापा भी ठीक हैं, बस तुम्हें ही याद कर रहे हैं। तुम्हारे पापा भी यहीं हैं, फोन स्पीकर पर है बेटा। बेटा तुम्हारी आवाज थोड़ी अजीब लग रही है, सब ठीक है ना? परेशान होते हुए राजेश जी ने पूछा। नहीं पापा, सब ठीक है, बस थोड़ी मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नींद का बहाना करते हुए सांवरी ने बात को टालना चाहा। हाँ बेटा, आप आराम करो, हम कल बात करेंगे। राजेश जी ने फोन रख दिया। हाँ, फोन रख करके सांवरी खुद से ही कहती है, आज तो सब कुछ छुपा लिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कब तक छुपा पाऊंगी। कभी मुझे देख लिया तो फिर उन्हें जरूर शक हो जाएगा। सांवरी हाल की साफ सफाई कर रही थी। उसी वक्त उसकी ननद संजना गरम तेल कटोरे में लिए जा रही थी। तभी उसकी नजर सांवरी पर पड़ी तो वो उसके पास गई और खुद को टेबल से टकरा करके कटोरे का तेल सांवरी के पैर पर गिरा देती है। तेल के गिरने से सांवरी दर्द से तड़पने लगती है और उसे इस तरह देख करके संजना मुस्कुराते हुए कहती है, ओहो, बहुत दर्द हो रहा है ना बेचारी को। सांवरी रुआसी तरीके से उसकी तरफ देखती है और फिर कपड़े से तेल को पोंछ करके दवा लगाने चली जाती है। उसके जाने के बाद कविता जी वहां आ जाती हैं। यह सब देख करके उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। हंसते हुए उन्होंने कहा, जब से तू आई है तब से इस मनहूस लड़की को अच्छा सबक सिखा रही है, कम से कम सिर चढ़ करके नाचेगी तो नहीं। हाँ माँ, अच्छा माँ, मैं यह बताने आ रही थी कि ऋषि जी का कॉल आया था, उन्होंने मुझे आज ही बुलाया है। पर बेटा इतनी जल्दी क्यों? अभी तो तू आई है, पूरे 1 महीने के लिए आई थी, अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। क्या करूं माँ, उन्होंने कहा है कि कुछ जरूरी काम है, इसलिए तुरंत चली आओ। ठीक है बेटा, अब दामाद जी की बात है तो नहीं टाल सकती हूँ, तुम्हारी तैयारी कर देती हूँ। कविता जी का चेहरा उदास हो जाता है। संजना हड़बड़ी में तैयारी करके निकल जाती है। उसके जाने के बाद सभी लोग मायूस हो जाते हैं। भले ही सांवरी के साथ उसने अच्छा बर्ताव नहीं किया था, फिर भी सांवरी को भी उसका इस तरह से चले जाना अच्छा नहीं लग रहा था। एक बेटी का दर्द वो बहुत अच्छे से समझ रही थी। सबको मायूस देख करके सांवरी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन किसी से बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। जब कविता जी के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे तो उससे रहा नहीं गया, तो वो उनके पास जा करके उनके कंधे पर हाथ रख करके समझाते हुए कहती है, माँ जी आप उदास मत होइए, संजना दीदी फिर आएंगी ना, आप अपनी यह हालत बनाएंगी तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। सांवरी की आवाज और खुद पर उसका हाथ रखा देख करके कविता जी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो उसके हाथ को तेज से दूर झटकते हुए कहती हैं, दूर रह मुझसे, मुझे छूने की भी हिम्मत कैसे की, और तू मुझे क्या बताएगी? माँ बेटी का प्यार ही ऐसा होता है जो तुझे समझ नहीं आएगा। तेरी ही काली नजर थी मेरी बेटी पर, जो वो 1 हफ्ते भी ढंग से नहीं रह पाई। कविता जी तो बोल करके चली जाती हैं, लेकिन उनकी बातों से सांवरी को कितना दर्द हुआ इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। सांवरी के आंखों से तो अब आंसू भी गिरते गिरते थक गए थे। आंख सिर्फ पत्थर की भांत टुकुर टुकुर ताकते रह जाती है। सुबह सुबह जब दरवाजे का बेल बजता है तो सांवरी दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ी रहती है एक लड़की, जिसकी लंबाई लगभग 5 फुट 6 इंच के आसपास रहती है। रंग गोरा और एकदम मॉडर्न 1 पीस ड्रेस पहने हुए, ऊंची एड़ी की सैंडल पहने हुए थे। दरवाजा खुलते ही एक नजर सांवरी की तरफ देख करके सीधा अंदर चली जाती है। सांवरी के कई बार पूछने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे आनंद के कमरे में चली जाती है। सांवरी बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है जो बिना कुछ कहे ही सीधा कमरे में चली गई।
कुछ देर बाद तेज हंसी की आवाज आई तो सांवरी ने आवाज की दिशा में देखा तो आनंद और वो लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़े घर के बाहर जा रहे थे। उन्हें जाता देख करके सांवरी ने रोकते हुए कहा, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? वो भी किसी लड़की के साथ? सांवरी की आवाज सुन करके आनंद पलट करके उसके तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, अब तेरे अंदर मुझसे सवाल करने को भी हिम्मत आ गई है क्या? मैं आपकी पत्नी हूँ तो उस हक से तो मैं आपसे कोई भी सवाल पूछ सकती हूँ। पत्नी वो भी तू? मैं तुझे कभी अपनी पत्नी मान ही नहीं सकता हूँ। तू मेरे लिए सिर्फ एक नौकरानी है और कुछ भी नहीं। और हाँ, कभी इस तरह मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना तुझे तो पता ही है कि मैं तेरा क्या हाल कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, अगर ये लड़की इस तरह घर में आएगी और आपका इस लड़की से कोई भी संबंध रहेगा तो मैं अवश्य बोलूंगी। सांवरी का इस तरह हक से बोलना आनंद को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसका गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा था। सांवरी आगे बढ़ करके उस लड़की का हाथ आनंद के हाथ से अलग करने की कोशिश करने लगी तो आनंद गुस्से से तिलमिला करके एक जोर का थप्पड़ सांवरी के गाल पर लगा देता है। थप्पड़ लगते ही सांवरी पूरी झुक जाती है, उसका चेहरा पूरा बाल से ढक जाता है। वो खुद को संभालते हुए खड़ी होती है तो उसके पूरे गाल पर हाथ के निशान बन जाते हैं। उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए आनंद ने कहा, दोबारा अगर रिद्धिमा के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। आनंद, तुम गुस्सा मत हो, आज हमारा इतना अच्छा दिन है, हम पूरे टाइम एक दूसरे के साथ वक्त बिताने वाले हैं। क्यों तुम इस गंवार के चक्कर में अपना मूड खराब कर रहे हो? रिद्धिमा ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर के कहा। आनंद ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख करके कहा, तुम भी अपना मूड मत खराब करो रिद्धिमा, ये तो ऐसी ही है, सबकी लाइफ खराब ही करने के लिए आती है। इसे देखते ही मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है। खैर, हमें अपना मूड अच्छा रखना है ताकि हम एंजॉय कर सकें। उन दोनों की बातें सांवरी सुन रही थी, अंदर ही अंदर सिसक रही थी, पर कौन देखने वाला था उसके आंसू। एक पति अपनी पत्नी को ना प्रेम करे या पत्नी सहन कर लेती है, लेकिन उसके सामने किसी और का हाथ पकड़े या कोई भी पत्नी सहन नहीं कर पाती। आज सांवरी भी सहन ना कर पाने के लिए मजबूर थी। उन दोनों के जाने के बाद सांवरी खुद से बातें करते हुए कहती है, ये तो सही नहीं है, हर रोज इस लड़की के साथ रहते हैं, यहाँ तक कि अब घर में भी आने लगी है और कमरे में भी चली गई है। जब यही सब करना था तो मुझसे शादी करने की जरूरत क्या थी? मुझे माँ जी से बात करनी होगी। तकलीफ तो एक स्त्री को भी होती है, पर उसके दर्द किसी को नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि काम करना उसका फर्ज है। परिवार के एक भी सदस्य को तकलीफ हो तो एक स्त्री उसकी पूरी दिन रात लगा करके सेवा करती है। जब उसी स्त्री की तबीयत खराब हो जाए तो उसका हाल पूछने वाला भी कोई नहीं होता है। आज सांवरी की हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वो एक कदम भी चल सके, फिर भी पूरे घर का काम उसके जिम्मे था। बुखार से पूरा बदन तप रहा था, काम करते वक्त हाथ कांप रहे थे, लेकिन किसी ने उसका हाल तक ना पूछा, बल्कि उसे आदेश देने के लिए सभी आगे हो आए थे। सांवरी, मेरा नाश्ता लाओ, आज नाश्ते में इतनी देर क्यों हो रही है? एकदम से काम चोर है ये लड़की, ना जाने कहां से ऐसी बहू लेकर के हम आ गए हैं। सांवरी को थोड़ा देर हो गया था तो नाश्ता देने में भी देरी हो रही थी, तो कविता जी चिल्ला चिल्ला करके पूरा घर सिर पर उठा ली थी। उसी वक्त सांवरी ने नाश्ता टेबल पर रखते हुए कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, वो थोड़ा देर हो गया था उठने में, बस इसलिए देरी हो गई नाश्ते में। ठीक है, पर तुम्हारे हाथ इतने कांप क्यों रहे हैं? कविता जी की आवाज में कड़कपन था। सांवरी उनकी आवाज से थोड़ा सहम जाती है, फिर उसने धीरे से कहा, माँ जी शायद मुझे बुखार है इसलिए ठंड लग रही है, और शायद इसी वजह से काम भी जल्दी जल्दी नहीं कर पा रही थी। ठीक है, जा करके मेडिकल से दवा ले लो और सारे काम फटाफट खत्म करो, वरना काम करेगा कौन? बेरुखी तरीके से कविता जी ने कहा था। माँ जी आपसे एक बात कहनी थी। सांवरी बातों में हिचकिचाहट दिखा रही थी। हाँ बोलो, रूखे तरीके से कविता जी ने कहा। माँ जी वो आजकल आनंद जी रोज कोई एक लड़की रिद्धिमा नाम की है उसी के साथ रहते हैं, और अब वो अक्सर घर पर भी लड़की आती जाती है, यहाँ तक कि उनके कमरे में भी जाती है।
हाँ तो क्या हुआ, वो उसकी दोस्त है, उसके साथ घूमने फिरने जाता है तो तुम्हें क्या समस्या है? और तुम उसकी पत्नी हो और इस घर की बहू हो, तो सबका ख्याल रखो, सारे काम करो, यही तुम्हारा फर्ज है। सवाल जवाब करना तुम्हारा काम नहीं है। गुस्से में कह करके कविता जी ने बात को टालने का प्रयत्न करने लगी। मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो उनकी दोस्त है। जब दूसरी लड़की के साथ ही घूमना फिरना था तो मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? सांवरी के शब्दों में गुस्सा झलक रहा था, जो कि कविता जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर वो मजबूर थी क्योंकि सांवरी बात तो बिल्कुल सही कह रही थी। सांवरी आगे कुछ कहे उससे पहले ही कविता जी उस पर भड़क उठी और एक जोर का थप्पड़ उस पर जड़ दी थी। तू मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है? तेरी इतनी हिम्मत, लगता है कुछ ज्यादा ही तू सिर चढ़ गई है। सांवरी को बहुत तेज बुखार होने की वजह से वो कविता जी का थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने के कारण कविता जी घबरा जाती हैं, कहीं इसे कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कविता जी उसे उठाने का प्रयास किया। अरे इसे क्या हुआ है? एक ही थप्पड़ में बेहोश कैसे हो गई? इससे पहले तो इसने हमारे हाथ ना जाने कितने थप्पड़ खाए होंगे, तब तो कुछ भी नहीं हुआ था। कविता जी घबराई हुई डॉक्टर को बुलाती हैं और उसका चेकअप करवाती हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, आराम करने से ही बुखार उतरेगा, कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन इन्हें काम करने मत दीजिए, नहीं तो तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है। कविता जी को अब जाकर के जान में जान आई। फिर उन्होंने सांवरी की दवा उसी के पास रख करके कमरे से बाहर चली जाती हैं। शाम को आनंद और तिवारी जी के घर आने पर कविता जी ने उन्हें सुबह की सारी बातें बताई, तो तिवारी जी ने कहा, कविता जी थोड़ा सावधानी से रहा कीजिए, अगर उसे कुछ हो जाएगा ना तो पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब तो चक्की भी नहीं मिलती है पीसने को। डरी सहमी सी कविता जी गहरी सोच में डूब जाती हैं। हाँ माँ, कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे हम खुद ही फंस जाएं। उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे किसी भी तरह की परेशानी बर्दाश्त नहीं है। क्या करूं बेटा, और रिद्धिमा और तेरे बारे में इतना बोलने लगी थी कि मुझे बात को हटाने के लिए ऐसा करना पड़ा था। अगर वो सच्चाई जान जाती तो हम क्या करते? आज नहीं तो कल वो जानेगी ही। मुझे समझ नहीं आता है इस बात को लेकर के आप लोग उससे डरते क्यों हैं? बेटा वो लड़की इतनी भी सीधी नहीं है, पढ़ी लिखी है, अगर उसे सारी सच्चाई पता चल गई तो वो हम लोगों को छोड़ेगी नहीं। उस गंवार की क्या औकात, कौन सुनेगा उसकी बात? आप लोग फालतू के परेशान हो रहे हैं। आनंद के बात पर तिवारी जी कुछ कहने की कोशिश करते हैं कि तभी उसका ध्यान दरवाजे पर जाता है, जहां उनकी बेटी संजना खड़ी रहती है। उसकी हालत देख करके वो घबरा करके दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाते हैं। उन्हें जाता देख करके कविता जी और आनंद जी भी जाते हैं। संजना की हालत देख आनंद और कविता जी भी बिल्कुल घबरा जाते हैं। संजना के माथे पर से खून बह रहे थे, साड़ी और ब्लाउज फटे हुए थे, जिसे संजना ने पल्लू से ढक करके रखा था। हाथ पर खरोंचने के निशान पड़े थे। अपने परिवार को देख करके आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। सभी हतप्रभ से उसे देखते रह गए कि उनकी बेटी की यह हालत कैसे हो गई। संजना सिर्फ रोए जा रही थी, उसके मुख से शब्द बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। सांवरी का ज्वार अभी उतरा भी नहीं था कि घर के सारे काम उस पर थोप दिए गए थे। काम करते वक्त हाथ कांप रहे थे, फिर भी सब की जरूरत की चीजें उन तक पहुंचा रही थी। संजना को देख करके तुरंत उसके लिए पानी लेकर के पहुंच जाती है। सभी लोग संजना के पास बैठे उसे संभालने की कोशिश करते हैं। सांवरी उनकी बातों से समझ गई थी कि संजना की यह हालत उसके पति ने की है। सभी यही पूछने की कोशिश में लगे थे कि उसने ऐसा बर्ताव करना क्यों शुरू कर दिया। माँ वो कुछ महीनों से किसी लड़की के साथ रह रहे थे, पूरा दिन उसी के साथ बिताते थे, तो कभी ऑफिस के नाम के बहाने एक हफ्ते की ट्रिप पर जाते थे। जब मुझे इन सब बात का पता चला तो मैंने सवाल किया तो उन्होंने मेरे पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। जब मैं रोकने टोकने लगी तो मेरी यह हालत कर दी और कहा कि उन्हें मुझसे तलाक चाहिए। संजना बस रोए जा रही थी। उसकी बात पर पूरा परिवार सिर्फ मौन सुन रहा था। फिर सभी एक दूसरे को देखने लगे, तभी उनका ध्यान सांवरी पर गया।
तो वो थोड़े हिचकिचा से गए। कविता जी ने ऊंचे स्वर में कहा, यहाँ खड़ी हमारी बातें क्यों सुन रही हो? जाओ, जा करके घर के बचे हुए काम करो। सांवरी उदास चेहरा लिए वहां से जाने लगती है कि तभी अचानक वो बेहोश होकर के गिर जाती है। उसे अचानक गिरा हुआ देख करके सभी उसकी तरफ आते हैं। आनंद ने कटु स्वर में कहा, अब इसे क्या हो गया? फिर क्यों बेहोश हो गई? फिर संजना ने हैरानी से पूछा, आप लोगों ने भाभी के साथ क्या किया है जो यह बार बार बेहोश हो रही हैं? अब यह तेरी भाभी कब से हो गई? आनंद ने तिरछी नजरों से पूछा। तभी से, जब से मुझे मेरे कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो गई थी। आप लोगों के बहकावे में आकर के मैंने इनके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं भाभी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या बेटा? इस लड़की के लिए तुम अपने परिवार से लड़ रही हो। तुम अपनी तुलना इस बदसूरत लड़की से कर रही हो। कहाँ मेरी बेटी और कहाँ ओ? तिवारी जी सांवरी को हे दृष्टि से देखते हुए बोले, जब आपकी बेटी तकलीफों में आई तो आप लोगों के रूह कांप उठे, और दूसरे की बेटी के साथ ऐसा गिरा हुआ बर्ताव क्यों? वो भी किसी की बेटी है। वो सुंदर नहीं है मतलब वो बेकार है? मतलब यह कि मैं सुंदर ना होती तो आप लोग मुझे भी पसंद नहीं करते? क्यों, सही कहा ना? बाहरी सुंदरता आप लोगों के लिए इतना महत्व रखता है कि आप लोग इंसानियत भूल जा रहे हैं। संजना के बात पर सभी की नजरें झुक जाती हैं। कविता जी बोल पड़ती हैं, ये क्या बोल रही हो बेटा? क्यों इसके लिए परेशान हो रही हो? हाँ संजना बेटा, इनके तरह बनो, किसी और के लिए परेशान मत हो। अचानक आई आवाज पर सभी उस तरफ मुड़ते हैं तो देखते हैं कि सांवरी के पिता राजेश जी खड़े हैं। कविता जी ने धीरे से कहा, ये इसका बाप यहाँ कैसे आ गया? मैंने बुलाया है माँ, क्योंकि घर में आते ही मैं समझ गई थी कि सांवरी भाभी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने अंकल को सारी बातें बता दी। राजेश जी ने संजना के सिर पर स्नेह से हाथ रखा और सांवरी को लेकर के सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गए। राजेश जी के साथ संजना भी जाने लगती है। हाँ, उसे रोकने का प्रयास सभी ने भरपूर किया, पर संजना ने किसी की एक ना सुनी। राजेश जी ने सांवरी को डॉक्टर को दिखाया और उसे होश आने पर घर लेकर के चले जाते हैं। उनके साथ संजना भी जाती है। संजना को देख करके प्यार से सांवरी ने कहा, थैंक यू संजना, मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू किस लिए भाभी? आपको जितना मैंने परेशान किया था उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। मेरे किए की कोई माफी नहीं है। शायद कुछ अच्छा करके मैं अपना पाप कुछ कम कर सकूं। ऐसा नहीं बोलते संजना, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुमसे कैसे नाराजगी? और हाँ, जब व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है तो उसी वक्त उसको माफी हो जाती है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है। अगर तुम नहीं बताती तो ये हमें कभी कुछ बताती ही नहीं और ना जाने क्या हो जाता। रुचिका जी बोलते बोलते रो पड़ती हैं। कोई एहसान नहीं किया है आंटी जी, बस अपने पापों का प्रायश्चित किया है। रुचिका जी ने उसके गालों पर प्यार से सहला दिया था और कहा, बेटा आप बैठो, कुछ खा पी लो, सुबह से ही परेशान हो। नहीं आंटी जी, फिर कभी, अभी घर जाना जरूरी है क्योंकि घर पर सब लोग परेशान हो रहे होंगे। ठीक है बेटा, पर आते जाते रहना, अपना ही घर समझना इसे। हाँ, संजना मुस्कुरा करके चली जाती है। संजना के जाने के बाद रुचिका जी ने भावुक नजरों से सांवरी की तरफ देखा। सांवरी अपने मन की व्यथा सारी अपने माँ पापा से कहने लगी। बातें कहते हुए सिर्फ उसके आंखों से आंसू ही बह रहे थे। उसकी बात सुनते सुनते राजेश जी और रुचिका जी की भी आंखें भर आती हैं। वे खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। उन्हें खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो अपनी बेटी देखने नहीं गए थे, उसकी जानकारी लेने की कोशिश क्यों नहीं किए। मुझे माफ कर दो बेटा, हम भूल कर गए हैं, हमारी गलती की सजा तुमने भुगता। वे लोग गलत थे, फिर भी हम लोग उनकी गलतियों को अनदेखा कर दिया था। आप क्यों माफी मांग रहे हैं पापा? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ मेरी किस्मत की, और किस्मत में लिखा कौन टाल सका है। गलती किसी की भी हो, पर अब उसे सुधारेंगे हम ही, रुचिका जी ने दृढ़ता से कहा। सांवरी हैरानी से अपने माँ को देखने लगी थी। अब तुम उस घर में नहीं जाओगी?
पर माँ शादी के बाद तो लड़की का ससुराल ही उसका सब कुछ होता है ना। फालतू बकवास मत कर, वो ससुराल नहीं जानवरों का ठिकाना है। जहाँ बहू की इज्जत ना हो उस घर में रहा नहीं जाता है, और हमारी बेटी उन जानवरों के बीच में नहीं जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम इसकी बात नहीं मानेंगे। इसने तो हमें कब का पराया कर दिया था, लेकिन हम इसे नहीं भूल सकते हैं ना। सांवरी राजेश जी की बात पर रोते हुए उनके सीने से लग जाती है। राजेश जी की भी आंखें नम हो जाती हैं। घर के पीछे का हिस्सा जो पूरा पेड़ पौधों से लगा हुआ था, ठंडी हवाएं चल रही थी, फूलों की खुशबू चारों तरफ फैले हुई थी, चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा आंगन गूंज रहा था। कुर्सी पर बैठे सांवरी किताबों को पढ़ रही थी, तभी पंछियों को उड़ते देख वो उन्हीं में खो जाती है। उसी वक्त वहां राजेश जी और रुचिका जी आकर के बैठ जाते हैं। सांवरी को खोया हुआ देख करके उन्होंने कुछ नहीं बोला। तभी सांवरी की एकाग्रता भंग हुई तो उसका ध्यान गया, तो वो बोली, अरे माँ पापा आप लोग कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुआ है। राजेश जी मुस्कुरा देते हैं। आपने मुझे आवाज क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम आपके विचारों को भंग नहीं करना चाहते हैं, रुचिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो बस पंछियों को देख रही थी और कुछ नहीं। देख रही थी कि इनका ध्यान कितना तेज है कि अपने काम से एक बार भी भटकता नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये पंछी हमें जिंदगी की बहुत सारी सीख देते हैं। ये पूरा दिन कड़ी मेहनत से काम करते हैं और अपनी जिंदगी के प्रति पूरी ईमानदारी बरतते हैं। ये हमेशा आगे बढ़ना सिखाते हैं, पीछे मुड़ना नहीं। राजेश जी ने एक नजर सांवरी पर डाला तो सांवरी ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। सही कहा आपने पापा, पर पीछे मुड़ना मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम भी अपने जिंदगी में आगे बढ़ो। माना कि एक बार जिंदगी में धोखा मिला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हमें धोखा ही मिले। एक बार के धोखे से हमें सीख लेना चाहिए और अपने कर्तव्य का वहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं भी तो जिंदगी में आगे ही बढ़ चुकी हूँ। मैं कौन सा अपने कर्तव्य से पीछे हटी हूँ? अगर तुमने आगे बढ़ा होता तो 1 महीने बाद भी यूं ही गुमसुम सी सिर्फ दिन रात काटती नहीं रहती। क्या ईश्वर ने तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम सिर्फ 4 दीवारी के अंदर अपना जीवन बिताओ? ईश्वर हमारे अंदर अगर कोई काबिलियत देते हैं तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो क्या करूं पापा? सांवरी मायूस हो जाती है। अपनी काबिलियत को पहचानो और उनकी मदद करो जिनकी तुम्हारी जरूरत है, रुचिका जी ने तुरंत कहा। मेरे पास ऐसी कौन सी काबिलियत है जिसका मैं प्रयोग करूं? उस गलती को भूलने के लिए सबसे पहले यह काम करो, राजेश जी ने एक पेपर सामने रखते हुए कहा। सांवरी ने उस पेपर को उठाया। यह क्या है? पढ़ करके सांवरी मुरझा सी जाती है। ये रिश्ता कब था ही जो आज तोड़ दिया जाए? तलाक के पेपर पर साइन करने में तकलीफ वहां होती है जो रिश्ता दिल का हो। जो लालच से बना रिश्ता हो उसे तोड़ने और जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना बोल करके सांवरी उस पेपर पर साइन कर देती है। सांवरी के इस आत्मविश्वास को देख करके राजेश जी और रुचिका जी एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा देते हैं। रुचिका जी उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोलती है, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो देखते ही तुम्हारे चेहरे की सारी उदासी गायब हो जाएगी। सरप्राइज? हाँ। रुचिका जी दूसरी तरफ देखती हैं। आ जाओ बेटा अंदर। सांवरी उस ओर बहुत आश्चर्यजनक नजरों से देखती है। अंदर एक लड़की प्रवेश करती है जिसे देखते ही सांवरी के चेहरे के रंग उड़ गए थे। उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे खुशी भी बहुत हो रही थी, पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था कि उसके सामने उसकी सबसे खास दोस्त आकृति है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आगे बढ़ते हुए आकृति ने कहा, रोते ही रहोगी या गले भी लगाओगी? सांवरी उठ करके उसके गले से लग जाती है। दोनों एक दूसरे को पकड़ करके रोने लगती हैं। एक दूसरे से अलग हो करके एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं। क्यों चली गई थी तुम मेरी जिंदगी से इतनी दूर? पता है तुझे कि कितना याद किया था मैंने, कितनी समस्याएं जिंदगी में आई, पर कोई तेरी तरह संभालने वाला नहीं था। मुझे माफ कर दे, जानती हूँ कि बहुत बड़ी गलती की हूँ, पर क्या करूँ, गुस्सा इतना ज्यादा था कि तेरी बात दिमाग तक घुसती ही नहीं थी।
और जब समझ आया तो जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी थी कि समय खुद के लिए भी नहीं मिलता था, तो पीछे मुड़ करके क्या मैं देखती। आज समझ आया कि जिंदगी में जितना वक्त मिले उतना रिश्तों को दो, ना जाने कल वो वक्त मिले या ना मिले। चल कोई बात नहीं, तू मेरे जिंदगी में वापस आ गई है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ क्या नहीं, वो हमारा भूतकाल था, इसलिए उसे भूल। हमारा वर्तमान कैसा है हमें वो याद रखना है, क्योंकि उसमें हम दोनों साथ हैं। हाँ, तभी राजेश जी बीच में बोल पड़ते हैं, तुम दोनों बातें करो, हम चलते हैं। हाँ, मैं तुम दोनों के लिए कुछ नाश्ते भिजवाती हूँ। रुचिका जी बोल करके मुस्कुराती हुई चली जाती हैं। सांवरी आकृति को बैठाती है और उसे ऊपर से नीचे तक निहारती है और खुश हो जाती है। क्या हुआ सांवरी, मन में ही क्यों मुस्कुरा रही हो? तुझे देख रही हूँ कितनी प्यारी लग रही है, शादी के बाद तो और भी खूबसूरत हो गई है। आकृति बस मुस्कुरा करके रह जाती है। सांवरी, तुमने आगे का क्या सोचा है? अभी तो कुछ नहीं, तो कब सोचेगी? अभी तेरी इतनी उम्र नहीं है कि तू अपनी जिंदगी किसी की वजह से यूं बेकार कर दे। कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तू पढ़ाई में बहुत अच्छी है, इसलिए एग्जाम की तैयारी शुरू कर दे। किसका? वही जो तेरा बचपन का सपना है और जिसे तू अपने अंदर ही दफन कर दी है, सिविल सर्विसेज। हाँ, अब क्या करूंगी, पढ़ाई से कितना समय हो गया है, दूर हटे, अब इतना मन भी नहीं लगेगा। मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है, और मुझे पता है कि तू जब चाहे तब वो काम कर सकती है, इसलिए एक कदम तो तुझे बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर तू कहती है तो मैं सोचती हूँ। सोचना नहीं है, करना है, बस एक ही कदम तो बढ़ाना है, फिर तो सारे रास्ते अपने आप ही खुल जाएंगे। हाँ, सांवरी आकृति की बात पर गहरी सोच में डूब जाती है और अचानक से बोल पड़ती है, तू भी करना मेरे साथ। अरे नहीं भाई, मेरा कोई सपना नहीं है आईपीएस बनने का, और ना मेरा पढ़ाई में इतनी रुचि है जो अब बुढ़ापे में तैयारी करूं। आकृति बोल करके हंसने लगती है। उसकी हंसी पर सांवरी भी हंस पड़ती है। सांवरी अब भी आकृति को निहार रही थी, ना जाने क्यों, पर आकृति को देख करके उसके मन में कुछ चल रहा था, पर क्या वो सांवरी भी नहीं जानती थी। पूछूं या ना पूछूं के उहापोह में ही सांवरी पड़ी थी। सांवरी की नजरों से आकृति भी झेप जाती है और खुद को सामान्य दिखा रही थी और चेहरे पर हल्के से मुस्कान ला दे रहे थे। उसके मुस्कान पर सांवरी भी मुस्कुरा दे रही थी। बस इसी तरह दोनों के बीच सन्नाटा पसर जाता है। सांवरी आकृति को कुछ देर यूं ही निहारती रहती है। जब उससे रहा नहीं जाता है तो वह पूछ बैठती है, तुम सच में ठीक तो हो ना आकृति? सांवरी की नजरें आकृति को असहज महसूस करा रही थी। आकृति कुछ इधर उधर देख करके सांवरी के बातों को टालने की कोशिश कर रही थी, पर सांवरी कहाँ मानने वाली थी। वो बार बार अपने कहे हुए बात को दोहरा रही थी। हाँ सांवरी, मैं ठीक हूँ, पर ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है? मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा है, ना जाने क्यों मुझे तुम्हारे अंदर एक दर्द महसूस हो रहा है जिसे तुम अपने अंदर ही दबाई हुई हो। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें फालतू ही मेरी चिंता हो रही है। आकृति अपनी नजरें चुराती रहती है। सांवरी झट से उसका हाथ अपने हाथों में लेकर के पूछने लगती है, सच सच बोलो आकृति, क्या हुआ है? तुम्हारे अंदर कोई बेचैनी है जो तुम कहना तो चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो? बोलो। आकृति अचानक से उसके सीने से लग करके रोने लगती है और सांवरी उसका यह हाल देख करके घबरा सी जाती है और उसे शांत कराने की कोशिश करने लगती है। आकृति बोलो, जो भी मन में है सब कह डालो, आज अपना मन हल्का कर लो। कुछ बातें मन में रखने से वो नासूर बन जाती हैं। आकृति उससे अलग हो करके कहना शुरू करती है, कहने को तो मैं बहुत अमीर हूँ, पैसों की कोई कमी नहीं है, पर खुश कितनी हूँ यह सिर्फ मैं जानती हूँ। लोगों को लगता है कि मैं तो पैसों पर चलती हूँ, पर कोई पूछने की कोशिश नहीं करता है कि तुम खुश हो कि नहीं। माँ पापा को भी लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ। खुशी सिर्फ पैसों से अगर होती तो हाँ, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, लेकिन नहीं, खुशी पैसों से नहीं होती है। रिश्तों में सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपनों की परवाह की जाती है। मेरे पति को लगता है कि उनके पैसों से सारी मेरी खुशियां पूरी हो जाएंगी।
घर से बाहर ना जाने देना, किसी से बात ना करने देना। अगर किसी और आदमी से बात भी कर लूं, घर में जा करके प्रताड़ित करते हैं। जो उन्होंने कह दिया वही मुझे करना है, मेरी पसंद मतलब कुछ नहीं है। कपड़े भी पहनूं तो उनके मन का, उनके कहे हुए रंग का। किसी दोस्त के साथ ना बाहर घूमने जा सकती हूँ और ना ही शॉपिंग करने। उन लोगों के लिए पत्नी मतलब पैरों की जूती, जो चाहे करवा ले, जैसे चाहे वैसे नचा ले, मुझे बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है। ऐसे रिश्तों में बंद करके कब तक रह सकती हूँ? यह रिश्ता मेरे लिए जहर का काम कर रहा है। उस घर में मैं सिर्फ घुट घुट करके जी रही हूँ। दुनिया कैसी होती है यह तो मुझे अब पता ही नहीं था। छोड़ दे ऐसे रिश्तों को जहाँ तेरे आत्मसम्मान की परवाह नहीं है। वहाँ कभी नहीं रहना चाहिए जहां हर पल खुद के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। सांवरी के अचानक बोलने पर आकृति उसके तरफ देखने लगती है। फिर जाऊंगी कहाँ? माँ पापा पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। आकृति तुम पढ़ी लिखी हो, तुम किसी पर बोझ क्यों बनोगी? अपना काम शुरू करो। तुमने कॉलेज के वक्त बहुत मेहनत से पार्लर और सिलाई कढ़ाई का काम सीखा था और तेरा यही फैशन भी था, तो बस उसी की शुरुआत करो। इतना आसान नहीं होता है सांवरी व्यापार शुरू करना, बहुत पैसे लगते हैं। कहाँ किससे मांगूंगी? मेरे किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। इतने वक्त काटे तो और भी काट ही लूंगी। मैं अपने दोस्त को जीवन काटने नहीं दूंगी, जिंदगी को जीने दूंगी। इसलिए फालतू का ना सोचो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हमारा लक्ष्य ही हमारे सम्मान को उठाएगा। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर यह सफर इतना आसान नहीं होगा। बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। हाँ तो हम कौन सा कमजोर हैं? तुझे याद है तूने ही मुझसे एक बार कहा था, जब मुसीबतों के बाद हम कुछ पाते हैं तो उसकी कद्र भी हम बहुत करते हैं। कठिनाइयों के बाद ही कोई मनुष्य खिलता है। अपनी ही कही हुई बात तुम खुद भूल गई। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि विपरीत परिस्थितियों के बीच हम अपना ही ज्ञान भूल जाते हैं। इसलिए तो हमें अपनों की जरूरत पड़ती है। सांवरी फिर कहती है, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हारे पति को पता है? नहीं, मेरे घर से कुछ दूर पर ही बाजार है जहां आज मुझे अंकल और आंटी दिख गए थे। वैसे तो मैं बंगलौर में रह रही थी, पर कुछ महीनों से यहाँ पर रहने लगी थी। बस उन्होंने जबरदस्ती किया तो मुझे चुपके से आना पड़ा। उस बाजार में भी मैं चुपके से गई थी। तू इतनी हिम्मती हो करके भी ऐसी जिंदगी क्यों जी रही थी? क्योंकि मेरे माँ पापा मुझसे खुश थे, बस इसलिए खुद की खुशी की परवाह नहीं कर पा रही थी। अक्सर ऐसा होता है सांवरी की, जब हमारे ऊपर समस्याएं आ जाती हैं तो हम अपना आपा खो बैठते हैं और इसी वजह से हम खुद को और खुद के पहचान को दोनों को ही खो देते हैं। शायद इसलिए ईश्वर ने मित्रता को बनाया होगा ताकि हम कहीं गुम ना हो जाएं। आकृति सांवरी की तरफ देख करके मुस्कुरा देती है। हाँ, सांवरी भी उसके बात पर मुस्कुरा देती है और दोनों ही अपने मन में अपने परिस्थिति को सही करने का ठान लेती हैं। 4 साल बाद रुचिका जी, सांवरी जल्दी आओ, ये देखो कितनी बड़ी खुशखबरी है। राजेश जी ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया था। उनकी आवाज सुन करके रुचिका जी और सांवरी बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं रात में? रुचिका जी हड़बड़ाई हुई सी थी। हाँ पापा, क्या हुआ? अचानक से क्यों चिल्ला रहे हैं? बात ही ऐसी है, तुम लोग सुनोगी तो खुशी से उछल पड़ोगी। राजेश जी का खुशी से चेहरा खिल उठा था। ऐसा भी क्या हुआ है? सच में आज से पहले आपको इतना खुश कभी नहीं देखा है। रुचिका जी आश्चर्य से सिर्फ देख रही थी। सांवरी का यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है, उसने टॉप किया है, एयर 10 आया है। राजेश जी ने अपने फोन को रुचिका जी और सांवरी की तरफ कर देते हैं। हे भगवान, इतनी बड़ी खुशी अचानक से मिली कि विश्वास नहीं हो रहा है। रुचिका जी की आंखें भर आती हैं। आज तुमने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है बेटा, तुम्हारी मेहनत का कमाल है सब। शाबाश बेटा। सांवरी के दोनों कंधों पर हाथ रख करके राजेश जी शाबाशी देते हैं। पापा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं यूपीएससी क्लियर कर ली, और तो और इतने अच्छे रैंक आए हैं। कहते हुए सांवरी की आंखें नम हो जाती हैं। कभी कभी खुशी भी मिल जाती है तो भी आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। अपने आंसू को पोंछते हुए रुचिका जी ने कहा, आपने सही कहा रुचिका जी,
जब खुशी मिलती है तो बीते सारे दुख फिर से उभर करके अपने आंखों के सामने दिखने लगते हैं। आंसू भरे आंखों से राजेश जी सोचने लगते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने पापा, आज फिर से मुझे वो सब कुछ याद आने लगा है जिसे भूलने में मुझे इतना समय लगा, फिर भी आज तक नहीं भूल पाई। सोच में डूबे हुए सांवरी की आंखें नम हो जाती हैं। फ्लैशबैक, सांवरी नाश्ता लेकर के आनंद के कमरे की तरफ जाती है तो उसका ध्यान दरवाजे के पास रखे लड़की के चप्पल पर जाता है, तो उसे देख करके उसको शक हो जाता है कि यह वही लड़की रिद्धिमा ही अंदर होगी, जिससे सांवरी का गुस्सा बढ़ जाता है। अब तक तो वह सब कुछ सह जा रहे थे, पर हर रोज अपने पति को किसी और लड़की के साथ, वो भी अपने कमरे में, जिस कमरे में आज तक सांवरी भी नहीं जाती है, उसी कमरे में उसे आनंद ने धक्के मार करके बाहर कर दिया था। यह सब सांवरी को अब चुभने लगा था। सांवरी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रिद्धिमा आनंद के गर्दन को अपने हाथों के घेरों में लेकर के उससे हंस हंस करके बातें किए जा रही थी। यह देख करके सांवरी तिलमिला सी जाती है और गुस्से में जा करके रिद्धिमा का हाथ पकड़ करके अपनी ओर खींचती है और जोर का थप्पड़ उसके गाल पर रख देती है। शर्म नहीं आती है किसी और के पति के साथ अय्याशी करते हुए? एक लड़की हो करके दूसरी लड़की का घर बिगाड़ रही हो। हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? मैं तुम्हारा घर नहीं बिगाड़ी हूँ, तुम्हारा पति खुद मेरे पास चल करके आया था। अब तू है ही ऐसी कि कोई तेरे पास नहीं रहेगा। इस बार तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, अगली बार दिखी तो तेरा सिर ही धड़ से अलग कर दूंगी। सांवरी की बातों पर गुस्से में आनंद सांवरी पर हाथ पकड़ करके उसके गाल पर जोर का तमाचा लगा देता है और उसके बाल पकड़ करके खींचता हुआ कहता है, मैंने पहले भी मना किया था कि हमारे बीच में मत आना, मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना। रिद्धिमा पर हाथ उठाने की हिम्मत तुम्हें कहां से आई? मेरे ही कमरे में आकर के हम पर ही रौब दिखा रही हो। इसकी सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। तुम अपनी औकात से बाहर जाओ, उससे पहले ही मैं तुझे तेरी औकात याद दिला दूंगा। आनंद सांवरी का हाथ कस करके पकड़ करके उसे एक खाली कमरे की तरफ ले जाता है जो पूरा पुराने सामानों से भरा रहता है। उसमें उसको बंद करके उस कमरे के लाइट का कनेक्शन काट देता है। अंधेरे कमरे में उसे बंद करके जब जाने लगता है तो सांवरी तेज तेज आवाज में चिल्लाने लगती है। उसे उस कमरे में बहुत डर लग रहा था। उसका अंधेरे से जो हाल हुआ था कि वो उस डर से सहम गई थे। चिल्ला चिल्ला करके उसका बुरा हाल हो गया था, पर उसकी आवाज सुनने वाला उस घर में कोई नहीं था। पूरे 2 दिन तक बिना खाना और पानी के उसको रखे थे। अंधेरे का डर और बिना अन्न और जल के उसके शरीर का हिम्मत काम करना छोड़ दिया था, जिससे वो बेहोश हो जाती थी। अब वर्तमान में नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अचानक से सांवरी के चिल्लाने पर रुचिका जी और राजेश जी दोनों लोग उसे संभालने लगते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम अचानक चिल्लाने क्यों लगे? रुचिका जी घबरा सी जाती हैं। नहीं माँ, बस कुछ पुरानी बात याद आ गई थी, अब मैं ठीक हूँ। सांवरी खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करने लगती है। सांवरी के हालात पर राजेश जी और रुचिका जी एक दूसरे को देख करके सांत्वना देते हैं और माहौल को सामान्य करने की कोशिश करने लगते हैं। सांवरी बेटा कहाँ खो जाती हो? आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है, मेरी बेटी अफसर बन गई है। आज का दिन तो सेलिब्रेट करने वाला है और तुम लोग वही पुराने दिनों में खोए हुए हो। राजेश जी के बात पर सांवरी मुस्कुरा देती है। कुछ नहीं पापा, बस थोड़ा बीते हुए दिन याद आ गए थे। खैर, धीरे धीरे वो सब भी भूल जाएगा। सांवरी की आंखें नम हो जाती हैं। अब बीते हुए दिन को याद करना छोड़ दो बेटा, आगे बढ़ो। यही जीवन है, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस अपने आज को बेहतर करने की कोशिश करो। रुचिका जी कह करके सांवरी के गालों पर प्यार से सहला देती हैं। सुबह होते ही राजेश जी अखबार के तरफ हड़बड़ी में जाते हैं और अखबार पढ़ते ही उनके मुख पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। अरे रुचिका जी और सांवरी, देखो सांवरी का नाम अखबार में आया है। रुचिका जी भी तुरंत आकर के अखबार लेकर के देखने लगती हैं। उनके पीछे से सांवरी भी वहां आकर के खड़ी हो जाती है। वो तो आएगा ही, मेरी बेटी ने इतना बड़ा काम जो किया है। रुचिका जी गर्व महसूस कर रहे थे। सांवरी अपने माँ पापा को इतना खुश देख करके और भी ज्यादा खुश हो जाती है।
दोपहर होने से कुछ देर पहले ही मीडिया वाले भी सांवरी के घर दस्तक दे देते हैं। सांवरी उन्हें पूरे सम्मान के साथ घर में बैठने को कहती है और कुछ देर बाद ही उसका साक्षात्कार शुरू हो जाता है। मीडिया वालों का एक के बाद एक प्रश्न शुरू हो जाता है। हेलो सांवरी मैम, आज आपने ऑल इंडिया टॉप किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है और बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा चयन हो गया है। सांवरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और थोड़ी सी घबराहट भी थी। हर व्यक्ति के सफलता के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ जरूर होता है। तो आपकी सफलता में किसका हाथ है? आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मेरे मम्मी पापा को मेरे एक बार कहने पर वो लोग मुझे तैयारी करने की इजाजत दे दिए और तैयारी करने के दौरान हर पग पग पर मेरा साथ दिया। उनके साथ के बिना इस मुकाम पर पहुंचना मेरे लिए संभव नहीं था। और हाँ, मेरे जीवन में दो और व्यक्ति हैं जिनका इस सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरी दो मित्र आकृति और संजना, इन सभी लोगों का साथ ही मेरी हिम्मत थी और मेरी प्रेरणा भी। आप कितने घंटे पढ़ाई किया करती थी? आपकी रणनीति क्या थी? कोई कन्फर्म नहीं था कि रोजाना 10 घंटे पढ़ना ही है, लेकिन कम से कम 6 घंटे तो पढ़ते ही थे। कभी ना पढ़ पाई तो अगले दिन ज्यादा पढ़ लेती थी। रही बात रणनीति की, तो रोजाना पढ़ाई करना और हर विषय पर केंद्रित रहना और बहुत ज्यादा विषय सामग्री का प्रयोग ना करना, और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले अपना आधार मजबूत किया। सूत्रों से पता चला है कि आपके रंग को लेकर के स्कूल कॉलेज में बहुत परेशान किया करते थे। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। उन लोगों के गलत बातें उस समय मुझे बहुत प्रभावित करते थे। मुझे नहीं लगा था कि मैं उस डर से बाहर आ पाऊंगी। कभी मुझे काली माता कहना तो कभी ब्लैक ब्यूटी कह करके बुलाया जाता था। कभी कॉलेज के क्लास में बंद कर देना तो कभी काफी गिराना तो कभी गड्ढे में गिरा देना। बहुत सारी ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं जो मुझे हर बार भयभीत कर देता है, पर शायद वही सब कुछ मुझे मजबूत भी बनाया है। लोगों से लड़ना और खुद पर विश्वास बनाए रखना भी सिखाया है। हमें पता चला है कि आपकी शादी हो गई थी और आपके ससुराल वाले आपको बहुत परेशान करना, मारना पीटना सब करते थे। उस हालत से बाहर आकर के यूपीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी के विषय में आपने कैसे सोचा था? हाँ, मुश्किल तो बहुत था, लेकिन मुझे दुनिया को बताना कि दुनिया जो भी कहे, ससुराल वाले चाहे जैसे भी हों, हमें अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। दुनिया को कह करके नहीं करके दिखाना पड़ता है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त आकृति ने मुझे इसमें आगे बढ़ने की हिम्मत दी थी। मेरे रंग को लेकर के ना मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त पसंद करते थे और ना ही मेरे ससुराल वाले। मैं बस इतना ही कहूंगी कि आपकी काबिलियत से आपकी सुंदरता का कोई मतलब नहीं है। लोगों की बात को अनदेखा करके आगे बढ़ें, सब अच्छा होगा। सांवरी का मुख भावुक हो जाता है। सिविल सेवा की यात्रा इतनी लंबी होती है और आपका डाइवोर्स भी हो चुका था। लोगों के ताने बानों के बीच कैसे आपने अपने आप को संभाला? कैसे अपना धैर्य बनाए रखा? क्या कभी आपकी हिम्मत टूटी नहीं? सही कहा आपने, लोगों के ताने बानों के बीच खुद को संभालना मुश्किल होता है। एक बार तो मेरी पड़ोस की आंटी ने कहा, देखो ससुराल छोड़ करके आकर के मायके में बैठी है। इसकी सूरत ही ऐसी थी कि ससुराल वाले इसे छोड़ दिए हैं। वैसे भी ऐसी काली लड़की को रखेगा कौन? पैसे के दम पर इसके बाप ने शादी तो करा दी, फिर क्या हुआ? लड़की वापस आकर के सिर पर बैठ गई है। अब कलेक्टर की तैयारी करवा रहे हैं, वो भी कुछ दिन में पता चल जाएगा, कह करके सभी लोग वहां पर हंसने लगते हैं। उस दिन मैं बहुत टूट गई थी, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ करके देखती थी तो मुझे फिर से हिम्मत मिल जाते थे। मुझे सबसे ज्यादा हिम्मत अपने मम्मी पापा से मिली थी। जब भी उन्हें देखती थी तो मुझे उनकी आंखों में एक विश्वास और उम्मीद दिखाई पड़ती थी, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। आप हर महिला के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? बस इतना ही कि धैर्य बनाए रखें, खुद पर भरोसा रखें और हाँ, इतने हिम्मती बने कि कोई दूसरा आपको कमजोर करने की कोशिश ना करे।
आप जैसे भी हैं अपने आप में अच्छे हैं, इसलिए लोग क्या सोचते हैं यह सोच करके अपना समय बर्बाद ना करें। सांवरी मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन है। हमें विश्वास है कि आज के साक्षात्कार के बाद बहुत लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू मैम, हमें इतना समय देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सांवरी मुस्कुरा देती है। सांवरी अपने दिनचर्या के काम से खाली हो करके थोड़े देर के लिए हाल में बैठती ही है, तभी उसके सामने खड़े कविता जी, तिवारी जी और आनंद दिख जाते हैं। उन्हें देखते ही सांवरी एक बार सहम सी जाती है, जैसे पिछला हर दृश्य उसके सामने दिखने लगता है। बहुत हिम्मत करके वो उनके पास जाती है। गुस्सा और नफरत सांवरी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। आप लोग यहाँ कैसे? सांवरी बेटा, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तिवारी जी की जुबान लड़खड़ा रही थी। उनकी बात खत्म होते ही आनंद बोलने लगता है, हम तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाने आए हैं। पुरानी सारी बात भुला करके हमारे साथ फिर से अपना जीवन शुरू करो। सांवरी सिर्फ उनकी बातें सुन रही थी, उसे कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। कविता जी सांवरी के पास आ जाती हैं। माफ कर दो ना बेटी हमें। तभी वहां राजेश जी और रुचिका जी आ जाते हैं। राजेश जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। आप लोग यहाँ कैसे? आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जानता हूँ भाई साहब, हमने बहुत बड़ा गलत किया है, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कुछ उम्मीद के साथ हम यहाँ आए हैं। आप लोग तो भले लोग हैं, माफ करना तो आप लोगों का स्वभाव होता है। कविता जी के बातों से सभी लोग समझ गए कि यह सिर्फ घड़ियाली आंसू हैं। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि हम आपको माफ कर देंगे? जो दर्द आप लोगों ने मेरी बेटी को दिया था, क्या उसकी भरपाई आप लोग कर सकते हैं? रुचिका जी के शब्द में दर्द झलक रहा था। अपने आंसुओं को वो रोकने का भरसक प्रयास कर रही थी। सांवरी बेटा, माफ कर दो मुझे। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मैं तुम्हारी और आनंद की शादी फिर से कराऊंगी। कविता जी के बात पर सांवरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही तेज से बोलती हैं, कैसी शादी? कौन सी शादी जिसे आप शादी का लालच दे रही हैं? नहीं करनी है मुझे ऐसे इंसान से शादी जिसे पत्नी की कद्र ना हो, जिसे रिश्तों के मायने ही ना पता हो। और आप लोगों को आज अपनी गलती का एहसास हुआ है। 4 साल से कहां पर थे जब मैं अकेले ठोकरें खा रही थी, लोगों के ताने बाने सुनती थी, अकेले जीवन काट रही थी, तब कहाँ थे आप लोग? आज मैं एक अफसर बन गई तो आप लोगों को अपनी गलती का भी एहसास हो गया। इसे मैं क्या समझूं? प्लीज सांवरी, मुझे माफ कर दो। अब कभी ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ कि देर हुई है, पर अब आगे यह गलती नहीं होगा, यह मेरा वादा है। आनंद पूरी कोशिश में लगा रहता है कि सांवरी मान जाए। माफ करने लायक आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। आज भी आप लोग सिर्फ पैसों के लालच में आए हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने? सांवरी की नजरें उन लोगों को तीर की तरह चुभ रही थी। वे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ से चले जाइए। मुझे आप लोगों के साथ की कोई जरूरत नहीं है। जाइए, मेरे दर्द को बढ़ाइए मत। सांवरी ने उनके सामने हाथ जोड़ लिया। उनकी एक ना सुनी। तभी दरवाजे से आवाज आती है, माफ कर दे इन लोगों को, आखिर यह तेरे अपने हैं। सभी मुड़ करके दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं, जहां सांवरी की बुआ बिमला देवी खड़ी रहती हैं, जिन्हें देख करके सांवरी का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखने लगता है। सांवरी के साथ साथ राजेश जी और रुचिका जी भी गुस्से से लाल हो जाते हैं। राजेश जी उनके पास जा करके खड़े हो जाते हैं और उनको घूरते हुए देखते हैं। आज आपको हमारे घर का रास्ता कैसे याद आ गया दीदी? इतने सालों से आप कहाँ थी? मेरी बेटी को इन जानवरों के मत्थे मड़ करके रफू चक्कर हो गई थे। अगर आपको पैसे ही चाहिए थे तो आप मुझसे कहते, तो मैं आपको वो सब दे देता जो आपको जरूरत थी। इतना बड़ा षड्यंत्र रचने की क्या जरूरत पड़ गई दीदी, वो भी अपने ही घर में। आज जब आपको भी पता चला कि सांवरी कितना बड़ा मुकाम हासिल कर ली है, तो आपके लिए सांवरी अच्छी हो गई है। कैसे? आज भी आप शायद सिर्फ पैसों के लालच में ही आई हैं, है ना?
बिमला देवी की नजरें नीचे झुक जाती हैं। उनके पास कोई शब्द नहीं थे क्योंकि राजेश जी की सारी बातें सत्य थी। सांवरी आपकी भी तो बेटी ही थी ना दीदी, इतनी नफरत उससे क्यों? इतनी कि उसे कहीं पर भी ले जा करके झोंक दिया और एक बार भी आपने पूछने की कोशिश भी नहीं की कि सांवरी कैसी है। अब आप लोगों में से हमें किसी की जरूरत नहीं है। लालच से रिश्ते नहीं चलते हैं दीदी। जिस रिश्ते की नींव ही पैसा हो, वो जब तक पैसा रहेगा तब तक वो रिश्ता रहेगा। पैसा खत्म तो रिश्ता भी खत्म। शायद आपको यह कभी समझ नहीं आएगा। रुचिका जी के चेहरे पर उदासी और गुस्सा छाया हुआ था। मानती हूँ कि मैंने गलत किया था, पर भूल तो इंसान से ही होती है। मुझसे भी हो गई, अब कभी ऐसा नहीं होगा, इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बिमला देवी अपनी बातों की सफाई पेश करने की पूरी कोशिश करती हैं। सांवरी उनके पास आती है। भूल नहीं बुआ जी, इसे नफरत कहते हैं। आपके प्यार के लिए तो मैं बचपन से ही तरसती रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको अपना ही मानती थी क्योंकि मुझे लगता था कि कभी ना कभी आप मुझे जरूर समझेंगे। पर मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर मेरे लिए इतनी नफरत है कि आप मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर सकती हैं। मुझे माफ करिएगा बुआ जी, पर मैं आपको दोबारा मौका नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरे पास जितने लोग आए हैं उनके मन में आज भी सिर्फ पैसों का लालच है और पैसों से जिंदगी चलती है, रिश्ते नहीं। शायद आपने कभी रिश्तों की अहमियत को समझा ही नहीं है, इसलिए इसके साथ मजाक करती हैं। कभी छोड़ दिया, कभी पकड़ लिया, पर मेरे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। कम लोग हमारी जिंदगी में हों पर अच्छे हों और हम उनके साथ अच्छे से रह सकें, इसका ध्यान हमें ही रखना पड़ता है। सांवरी की बात सुन करके सभी की नजरें झुक जाती हैं। कोई कुछ भी आगे कहने की हिम्मत नहीं कर पाता और वहां से सारे लोग चले जाते हैं। सबके जाने के बाद सांवरी रोने लगती है और कहती है, जब मुझे सबकी जरूरत थी तो कोई मेरे साथ नहीं था, सभी ने मुझे तकलीफ दिया। अब मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है तो ये लोग साथ देने की बातें कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे इन सब लोगों का साथ। मत रो सांवरी, बहुत रो चुकी हो तुम, अब तुम्हारे रोने का समय गया। राजेश जी ने सांवरी को समझाया। हाँ बेटा, अब खुश हो जाओ, ऐसी अच्छी नहीं लगती हो। स्माइल प्लीज। रुचिका जी की बातों पर सांवरी मुस्कुरा देती है। थैंक यू माँ, ऐसे ही खुश रहा करो बेटा। राजेश जी और रुचिका जी सांवरी के सिर पर हाथ रख देते हैं। उनकी हंसी ठिठोली के बीच में ही आगमन होता है आकृति और संजना का। उन दोनों को देख करके सभी लोग उनके पास आ जाते हैं। सांवरी के इस सफलता पर दोनों ही काफी खुश थी और उसे बधाई देने के लिए आई थी। यह खुशी तुम दोनों के बिना एकदम अधूरी रह रही थी। पर तुम लोग एक दिन बाद क्यों आई हो? हमें तो आना ही था। हमारी इतनी अच्छी दोस्त अधिकारी बन गई है, आखिर हमारा भी तो रोब बनेगा। संजना की बात पर सभी हंसने लगते हैं। और हाँ, किसी जरूरी काम में व्यस्त थी इसलिए कल नहीं आ पाई थे, उसके लिए माफ कर दे। चल कोई बात नहीं, माफ किया। मुस्कुराते हुए सांवरी संजना के गले लग जाती है। बधाई के साथ साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी लेकर के आई हूँ। तुम सुनोगी तो तुम्हारे तो पैर ही धरती पर नहीं पड़ेंगे। आकृति के चेहरे की खुशी बता रही थी कि बात तो कुछ बहुत बड़ी है। तो सांवरी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, बताना ऐसी क्या बात है? आज हमारे पार्लर का उद्घाटन है। इतने साल की हमारी मेहनत आज रंग लाई है। यह पार्लर खोलने का सपना हम तीनों ने मिल करके देखा था और मेहनत तुम दोनों ने किया है। बीच में ही सांवरी ने झट से बोल दिया, हाँ, पर तेरा साथ ना होता तो यह संभव नहीं था। तू हम दोनों को लक्ष्य दिखाई और उस पर चलने का हौसला दिया और तो और उसमें मदद भी की हर तरीके से। थैंक यू सांवरी, बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरी जिंदगी तो मेरे परिवार वाले बर्बाद ही कर देते, लेकिन आपने मुझे संभाला और दिशा भी दिखाया और उस दिशा में साथ भी दिया। बहुत बहुत थैंक यू सांवरी। संजना मायूस हो जाती है। संजना को मायूस देख करके सांवरी उसके पास जा करके कहती है, हमारा रिश्ता एक ननद भाभी से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद हम दोस्त बन गए और अब तो हमारी दोस्ती को 4 साल हो गए, तो मतलब हमारी दोस्ती पक्की वाली हो गई है। तो पक्की वाली दोस्ती में सॉरी थैंक यू नहीं होता है ना? हाँ, संजना मुस्कुरा देती है। अगर मैं थैंक यू बोलना शुरू करूंगी
तो तुम दोनों के पास चुप रहने के सिवा कोई और रास्ता नहीं होगा। इसलिए थैंक यू सॉरी का झंझट छोड़ो। हम तीनों दोस्त हैं, हम तीनों ने एक दूसरे की मदद की, बस यही बात सच है। हाँ, आकृति मुस्कुरा देती है और कहती है, अब मैं और संजना मिल करके इस व्यापार को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। आकृति और संजना सांवरी के पास जा करके उसके हाथ को पकड़ लेती हैं और तीनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख करके अपने माथे को एक दूसरे से सटा देती हैं और फिर खूब तेज से तीनों हंसने लगती हैं। उन्हें यूं खुश देख करके दूर खड़े राजेश जी और रुचिका जी एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा देते हैं और मन में दोनों ही लोग अपने बच्चों के खुशी की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।